रहमानुर्रहीम। मैं प्रोफेसर मलिक इरफान अहमद। आज हम क्लियरिंग इन द स्काई के थर्ड लेक्चर की तरफ जाएंगे। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जेस का वालिद जो था वो अपने बेटे को लेके एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था और वहाँ पर वो उसे कोई चीज़ दिखाना चाहता था और वो पहाड़ी के ऊपर आगे आगे चल रहा था और उसने एक स्टीप रास्ता यानी बहुत ज़्यादा ढलवानी रास्ता था जो अमूमन हम इख्तियार नहीं करते किसी पहाड़ी के ऊपर चलते हुए, लेकिन उसने ऐसा किया। और जेस ने भी उससे क्वेश्चन किया कि बाद जब बहुत सारे रास्ते जो हैं वो इर्द गिर्द से निकल रहे हैं तो आपने ये ढलवानी रास्ता जो है वो क्यों इख्तियार किया, उसकी क्या रीज़न थी, क्या वजह थी। तो उसने कहा है कि तमाम रास्ते जो हैं वो एक ही तरफ जाते हैं और वो मैं बाद में इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन तुम्हें दूँगा, वजाहत दूँगा। और फिर उसके बाद उसने वहाँ पर एक अपनी पास्ट की मेमोरी भी देखी। वो पास्ट की मेमोरी क्या थी कि वहाँ से एक गुलहरी जो थी वो उनके सामने से गुज़री और वो उसके बारे में उसने उसे याद दिलाया और फिर उसे याद दिलाया जो बचपन के उस बच्चे के जेस के सुनहरी दौर थे उसके बारे में बताया। आज हम जिस पैराग्राफ से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर ट्रांसलेशन के लिए और ये कई दफ़ा पेपर में ये पैराग्राफ जो है वो आ चुका है। हाँ जी, कहते हैं ओनली ट्वाइस डिड माई फादर, सिर्फ 2 दफ़ा मेरे वालिद स्टॉप रुके, टू वाइप द स्वेट पसीने को साफ़ करने के लिए, फ्राम हिज आइज़ अपनी आँखों से पसीने को साफ़ करने के लिए मेरे वालिद 2 दफ़ा रुके। एज ही क्लाइम्ब द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जैसे ही वो दूसरी ढलवानी चट्टान पर चढ़े, टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स। अब ये जो फिंगर्स है, जिस तरह हम पहले कह चुके हैं कि फिंगर्स उंगलियां नहीं होंगी बल्कि शाखें होंगी, सनोबर के दरख्त की शाखों की तरफ। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हम देखते हैं, इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ लिखा हुआ है ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, और इसके आगे पूरा एक सेंटेंस है जो एक लिखा हुआ है और ये ख़त्म कहाँ पर होता है, पाइन्स पर आकर एंड होता है। और इसके आखिर पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप है। जबकि हम देख चुके हैं कि यहाँ लिखा हुआ है माई फादर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो माई फादर लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट से पहले क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। अमूमन हमने ये पढ़ा है कि जब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है। और जब हमने इसकी ट्रांसलेशन की है तो ट्रांसलेशन करते हुए भी हमने इसको क्वेश्चनिंग सेंटेंस की सूरत में तो रखा ही नहीं, हमने तो उसको पॉजिटिव सेंस में किया। तो फिर ये डिड क्यों आया? असल में ये जो सेंटेंस है इसकी कंडीशन ये थी कि माई फादर ओनली ट्वाइस स्टॉप्ड, और उसके बाद आगे जो था। अब यहां क्या किया, यहां से राइटर ने इसको उठाया, ओनली ट्वाइस को उठाया, इसको उठा के लेके आया है इन द बिगिनिंग। ये हमारे पास कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं एक हार्डली है, एक स्कार्सली है, इसी तरह नो सूनर है, इसी तरह ओनली ट्वाइस है। कुछ एडवर्ब्स हैं जब राइटर उनको उठाकर शुरू में लेके आता है तो ये एडवर्ब्स क्या करते हैं, ये अकेले नहीं आते, ये अपने साथ उस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होता है उसको भी उठा के ये बाहर ले आते हैं। इस अमल को, ये जो अमल हमने किया है, इस अमल को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। अब चूंकि इसमें ओनली ट्वाइस था, इसको उठा के बाहर लाए, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लिखा हुआ नहीं था। क्यों नहीं लिखा हुआ था? क्योंकि ये स्टॉप क्या है, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की। और सेकंड फॉर्म हम कौन से टेंस में इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अब पास्ट इंडेफिनिट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं डिड। लिहाजा यहाँ से जब ये शुरू में आया यहाँ पर तो हमने क्या लगा लिया, डिड लगा लिया। और अकॉर्डिंग टू द रूल जब हम डिड लगा लेते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूटिलाइज नहीं होती बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। लिहाजा ये इन्वर्जन की गई
जो कि फोकस करना चाह रहा था इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ताकि ये बात क्लियर हो पाए। इन्वर्जन हम मोस्टली इस वजह से भी करते हैं ताकि हम किसी बात के ऊपर फोकस कर सकें, उसके ऊपर इनसे जोर दे सकें, तो लिहाजा उसने ऐसा किया। तो इसी वजह से जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हम उसको क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, हम उसको पॉजिटिव सेंस में करेंगे। वी रीच द लिम्बलेस। अब लिम्बलेस को अंडरलाइन करेंगे फॉर सिनोनिम। हम लिम्ब कहते हैं अज़ा को, हम बगैर शाखों वाले तने तक पहुंच गए। ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, उन लंबे सीधे स्नोबर के दरख्तों की तरफ। हुज ब्रांचेस, जिसकी शाखें रीच टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, वो आसमान की नीलाहट तक पहुंची हुई थी। मैं सेंटेंस को यहां पर थोड़ा सा तोड़ के लिख रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है टॉल स्ट्रेट पाइन्स, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हुज, और इसके आगे पूरा सेंटेंस जो है ब्रांचेस, आगे इसके आगे लिखा हुआ है ब्रांचेस, उसके आगे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। ये हुज यहां पर क्या काम कर रहा है, ये एक रिलेटिव है। रिलेटिव क्लास हम कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम उस नाउन के बाद लिखते हैं जिसके लिए वो लिखा जाता है। लिहाजा यहां पर ये पाइन्स के लिए हुज लिखा गया था, तो इसके लिए उसको यहां पर उसके फौरन बाद लिख दिया गया। आर द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, यह सफेद बादला वहां से जा चुका था। यानी जब वो पहले, इससे पहले देखते हैं हम, इससे पहले जब वो नीचे, अभी वो इतना ऊपर नहीं पहुंचे थे, तो जब उन्होंने ऊपर देखा था तो स्नोबर की जो शाखें थी, टहनियां थी, उसने बताया था वो क्लाउड के साथ फॉन्डलिंग कर रही थी, अटकलियां कर रही थी, खेल रही थी, क्योंकि उस वक्त वहां पर बादल एग्जिस्ट करता था। अब जैसे जैसे वो थोड़ा सा ऊपर गए हैं तो वो बादल या तो वहां से जा चुका था, या उन पाइन्स के दरख्तों के ऊपर बादल थे नहीं। तो अब चूंकि वो ऊपर देख रहा था तो उससे वो काफी ऊंचाई पे थे, तो लग रहा था शायद इसकी शाखें जो है वो आसमान की नीलाहट तक पहुंच चुकी हैं। आई सा अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ की हुई जगह देखी। आई सा अ क्लियरिंग। अब ये क्या है, ये तो क्लियर था, क्लियर की फर्स्ट फॉर्म वर्ब था। अब वर्ब के साथ हमने क्या किया, आईएनजी लगा लिया। जब हमने आईएनजी लगाया तो इसने कौन सी शक्ल इख्तियार कर ली, इसने जेरेंड की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि ये वर्ब तो है नहीं। इसका वर्ब कहाँ पे लगा हुआ है, इसका वर्ब तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वर्ब है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है, जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ नाउन के तौर पर, तो हम उसको क्या कहते हैं, जेरेंड का नाम देते हैं। तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, जेरेंड का काम कर रहा है। अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटी सी साफ की हुई जगह, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो एक एकड़ की 3/4 से ज्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ द वाइल्डरनेस, इस वीराने के बिल्कुल दरमियान में। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन। अब अगर हम इस यहां पर देखें कमिंग को, तो यहां पर क्या किया गया, IN लिख के एपोस्ट्रॉफी डाल दी गई, यानी यहां पर कंट्रैक्शन कर दी गई। जब हम किसी लफ्ज़ को छोटा करते हैं तो उसके लिए एपोस्ट्रॉफी डाल के उसमें से कुछ लफ्ज़ को हज़फ कर जाते हैं। यहां पर एक अल्फ़ाबेट आना था G, उसको यहां पर कंट्रैक्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। टू समथिंग सन, बेटा अब तुम उस अहम चीज की तरफ आए हो। ही सेड, उसने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जैसे ही उसने ऊपर वाली तार को नीचे किया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाड़ को पार कर सके। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये जो 2 लाइनें हमने पढ़ी हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर पंक्चुएशन। हमें पता है कि हमारा एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है पंक्चुएशन का, जिसमें हमने उसके मुख्तलिफ कॉमाज और ये वो चीज़ें हटा के उसने लिखी होती हैं, और वो उन लाइनों को हमने पंक्चुएट करना होता है। तो ये लाइन, जो ये वाली लाइन जो हमने 1.5 लाइन पढ़ी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पंक्चुएशन। हु डिड दिस, ये किसने किया, क्योंकि वो जो वहाँ पर खेत था, जो एक थोड़ी सी जगह उसने वहाँ पे रखी हुई थी जिसके ऊपर काश्तकारी की हुई थी, उसमें उसने खारदार तार लगाई हुई थी, ऐसे तारें लगाई हुई थी,
ताकि उसमें कोई घुस न सके। उसने उस पर जाने के लिए, इसका मतलब वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी, उसने ऊपर वाली तार को नीचे किया और उसके ऊपर से चला गया। तो उसने ये बाड़ देखी, क्योंकि वैरान जगह पे ये बाड़ लगी हुई थी, तो उसने अपने बाप से क्वेश्चन किया, हु डिड दिस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने इस ज़मीन को साफ किया, एंड फेंस्ड इट, और किसने इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई, फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और किस चीज़ के खिलाफ इसके बाड़ लगाई, स्ट्रे कैटल, कहता है भटके हुए मवेशी, इफ दे गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो चरागाह से बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां चरने वाले जानवर थे, जैसे हमने पास्चर और मेडो का डिफरेंस पहले पढ़ रखा है कि पास्चर क्या होती है, पास्चर इज गॉड मेड, जहां खुदा की तरफ से पौधे, दरख्त, जड़ी बूटियां और ये सारी चीजें जो हैं वो उगती हैं। मेडोज क्या होता है, ये सब्जाजार होता है, जहां पर मैन मेड जिसको हम कहते हैं, यानी उनकी फसलें होंगी, घास फूस, उनके दरख्त होंगे, जो कि जानवरों के चरने के लिए नहीं होता। तो ये हर देहाती एरिया में हमारे पास एक सिस्टम है कि हर देहाती एरिया में हमें डिवाइड करके दिया गया था कि कुछ रिहायशी इलाके, कुछ काश्तकारी के इलाके जिसको हम मेडोज का नाम देते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते थे जो कि उन्होंने छोड़ दिए थे, जो ज़रा नशेबी इलाके होते थे, वो पास्चर्स होती थी जहां पर जानवरों के चरने के लिए उन्होंने जगह छोड़ी हुई थी। कहता अगर वो कभी आते हैं, इस तरफ निकल आते हैं, तो ज़ाहिरी बात है जानवर को तो नहीं पता कि पास्चर कौन सा और मेडोज कौन सा है, उसकी तो खुराक है, वो शायद घुस जाए, तो उनके ना घुसने के लिए उसने उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई हुई थी। ही आंसर्ड मी कर्टली, कर्टली को हम अंडरलाइन करेंगे बड़ी शाइस्तगी से, नफासत के साथ, आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने ज़मीन को साफ किया, एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई। कहता है बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप, लेकिन तुमने ऐसा क्यों, इस पहाड़ी की चोटी पर क्यों चढ़े, एंड डू दिस, और तुमने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन किया, काश्तकारी करनी थी, देन यू हैव टू गो द अदर प्लेसेस, वैली में बहुत सारी और जगह एग्जिस्ट करती थी, वहाँ काश्तकारी करता, ये ख़ास ही जगह का चॉइस उसने क्यों किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड, उस जरखेज ज़मीन की तरफ देखो, फर्टाइल को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, वी हैव इन द वैली, जो हम नीचे वादी में रखते हैं। अब क्योंकि नीचे वादी में एग्जिस्ट करती है ना, वो प्लेस जगह थी जो उनकी अपनी थी, जहां पर वो काश्तकारी करते थे। फर्टाइल, ही लाफ्ड, वो हंसा, एज ही रीच डाउन, जब वो नीचे झुका, अब झुकेगा तो नीचे ही डेफिनेटली, वो झुका, एंड पिक्ड अप, और उसने उठाए, अ डबल हैंडफुल, दोनों हाथ भर के, ऑफ लीफ रॉट लूम, लोम को अंडरलाइन करेंगे फॉर सिनोनिम, एक पत्तों वाली गली सड़ी हुई मट्टी को। अब अगर हम इसको यहां पे देखते हैं तो हमारे पास यहां लिखा हुआ है रीच्ड, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डाउन। हमें यह पता है कि रीच अपने बाद नो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता, लेकिन यहां तो लगा हुआ है कि प्रेपोजिशन जो एज एन एडवर्ब भी हम इसको कह सकते हैं कि यूटिलाइज्ड हुई है। तो हमने बटन में ये पहले पढ़ा था कि जब विद इन बॉडी मूवमेंट होगी, विद इन बॉडी मूवमेंट होगी और वो रीच के लिए लिखा जाएगा, तो हम उसके बाद प्रेपोजिशन पुट कर सकते हैं। जैसे बटन में हमने पढ़ा था, he put his hand, he reached into inside coat pocket, यानी वो बैठे बैठे उसने अपना हाथ जो था वो अपनी कोट की जेब में डाला, तो हाथ की विद इन बॉडी मूवमेंट थी। यहां पर उसने डाउन क्यों लिखा, वो खड़ा था, नो मूवमेंट ऑफ द फुट, वो इधर उधर नहीं हुआ, बल्कि खड़े खड़े उसने क्या किया, अपनी विद इन बॉडी को मूवमेंट किया, नीचे की तरफ झुकता है और फिर नीचे से ऐसे दोनों मुट्ठियां भर के वो मट्टी को उठाता है, और वो पत्तों वाली मट्टी थी, यानी उसमें पत्ते गले सड़े पड़े थे। दिस इज द लैंड सन, बेटा ये जमीन है, दिस इज इट, ये वही है। आई हैव ट्राइड इट, आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैं तमाम किस्म की जमीनों को देख चुका हूं। ये जो अभी हमने दो लाइनें पढ़ी हैं, वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर द पंक्चुएशन, ये मैं दरमियान में आपको कुछ पंक्चुएशन की लाइंस जो है वो बता रहा हूँ, सिनोनिम्स बता रहा हूँ, जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन ही स्मेल द डर्ट, फिर उसने इस मट्टी को सूंघा, वो भरी हुई थी, ऐसे पकड़ता है और फिर इनको सूंघता है। He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt, उसने इस जंगली मट्टी की खुशबू को बार बार सूंघा। whiffed and whiffed का मतलब बार बार सूंघना। अब पहले भी उसने लिखा है सूंघा, दोबारा भी उसने लिखा है सूंघा, तो पहले उसने उसको ऑर्डिनरी अंदाज में उसको सूंघा, फिर वो क्या करता है, फिर वो इसको अपने नथनों के नजदीक लेके आता है और वो बड़ा इंसिस्ट करके, यानी ऐसे
जोर लगा के इसको सूंघने की कोशिश करता है, इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, अपने नथनों में, जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ताज़ा हवा की तरह है। ही सेड, उसने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसने अपनी उंगलियों से इस मट्टी को बहने दिया। यहां ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट द डर्ट रन। अब यहां पे देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि लेट के बाद क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है नाउन। अगर लेट के बाद आता कोई प्रोनाउन आ जाता तो हम उस प्रोनाउन की कौन सी हालत लगाते? ऑब्जेक्टिव हालत लगाते। यहां नाउन है, लिहाजा उसने नाउन यूज कर लिया। फिर हमने लेट के बाद पढ़ा हुआ है कि लेट के बाद जब हम क्या लिखेंगे, जब हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों? जब हम लेट को चेंज करते हैं तो दैट्स चेंज इनटू शुड, ये शुड में तब्दील हो जाता है। तो शुड एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इट इज प्लीजेंट टू टच टू, इसको छूना भी बहुत ज्यादा खुशगवार है। ही एडेड, उसने मजीद कहा। बट डैड, आगे डाल लगी हुई, आई सेड, मैंने कहा, आई नो वॉट यू थिंक, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उसने उसकी बात काटी। इंटरप्टेड को हम अंडरलाइन करेंगे। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही सोचती है। शी वॉन्डर्स, वो सोचती है, वाई आई एवर क्लाइम्ब दिस माउंटेन टॉप, कि मैं इस पहाड़ी की चोटी पर क्यों चढ़ा। टू रेज माई पोटैटोज, आलू उगाने के लिए, यम्स, कचालू उगाने के लिए, एंड टोमेटोज, और टमाटर उगाने के लिए। बट जस्ट ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, विस्पर्ड को हम सिनोनिम के लिए अंडरलाइन करेंगे, सरगोशी से कहा, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड, कोई भी चीज जो नई जमीन पर उगी हुई होगी, लाइक दिस, इस तरह की, हैज अ बेटर फ्लेवर, उसका एक अपना ही बेहतरीन मजा होता है। अब एनीथिंग से पहले देखे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है। जब ये इन्वर्टेड कॉमास उसने यहाँ पर स्टार्ट किए हैं तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके उसने एनीथिंग लिखा है। हमने तो रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे पहला अल्फाबेट क्या होगा? कैपिटल होगा। लेकिन यहाँ तो कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। अगर हम इसका पिछला हिस्सा देखते हैं तो उसने इस बात को तोड़ा है, उसने इस बात को तोड़ के लिखा था, तो लिहाजा यहाँ पर उसने क्या किया? ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, पीछे बट जस के बाद उसने कॉमास को बंद किया हुआ था, तो दरमियान में उसने यहाँ पर ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड को घुसेड़ा था। लाइक दिस हैज अ बेटर फ्लेवर, कोई भी चीज जो वहां पर उगी होगी उसका बेहतरीन एक अपना ही जायका होगा। अब हम इसको देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है बेटर और आगे लिखा हुआ है फ्लेवर। अब ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम दो नाउन के दरमियान क्या कर रहे होते हैं? कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो दूसरा किधर है? देन है ही नहीं। इसका मतलब जो पहले चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं बटन के अंदर, नाइसर क्लोथ्स, नाइसर फर्नीचर, इसी तरह नाइसर कॉटेज, और फिर आकार, वहां वो चीजें एग्जिस्ट करती थी, उसी के पास थी जो एग्जिस्ट करती थी, उसके साथ वो कंपैरिजन कर रहा था, लिहाजा उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो एनीथिंग यहां पर चूंकि बेटर फ्लेवर, उसका कंपैरिजन, जो चीजें पहले हैं वो एग्जिस्ट करती हैं उसके पास, उसी के साथ कंपैरिजन था, तो यहां उसने क्या कर दिया? बेटर कर दिया। वेट, रुको, अंटिल माई टोमेटोज आर राइप, जब तक ये मेरे टमाटर पक नहीं जाते, यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टोमेटोज इन योर लाइफ। अब देखें यहां पर दोबारा स्वीटर टोमेटोज आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, यानी वो टमाटर जो पहले वो चख चुका था उनसे ज्यादा, तो देन लिखने की जरूरत नहीं थी। दे विल सून बी राइप टू, वो जल्दी पक जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा, एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टोमेटो, जैसे ही मैंने 1 दर्जन या इससे ज्यादा कितारें टमाटरों की देखी, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, इस टुकड़े के निचली तरफ, देन अबव द टमाटोज वर अ हाफ डजन रोज ऑफ याम्स, फिर इन टमाटरों से ऊपर आधी दर्जन कितारें थी कचालों की। अबव द याम्स वर, और इन से ऊपर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, वहां पर 3 दर्जन कितारें जो थी वो आलूओं की थी। यानी सबसे पहले जो थे टमाटर थे उनकी कितारें, फिर उससे आगे की तरफ जो थे वो कचालू थे, फिर उससे आगे जो थे वो पोटैटोज थे। अब ये 3 फसलें उसने हमें यहाँ पर बताई, लेकिन उसने हमें यहाँ पर साथ एक चीज जो है वो मेंशन की है, वो है 3 डजन। अब ये 3 डजन
रोज। अब यहां तो 3 आ गया, क्या इसको पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था? क्योंकि हमारा तो सबका रूल है कि जब आप एक चीज लिखेंगे तो वो सिंगुलर रहेगी, जब आप इसको डबल करते हैं तो वो वाला क्या होगा, वो प्लूरल हो जाएगा। अब यहां हम प्लूरल कर रहे हैं, यहां हम प्लूरल नहीं कर रहे। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, मसलन हमारे पास एक लफ्ज है 100, हमारे पास एक वर्ड है 1000, हमारे पास इसी तरह वर्ड्स है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, स्कोर्स। आप इनको प्लूरल नहीं कर सकते। इस तरह के जितने वर्ड्स हैं आप इनको प्लूरल नहीं कर सकते। अगर आपने इनको प्लूरल करना है, सपोज आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आई हैव 5000 रुपीज। अब ये तो प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसने अपने प्लूरल होने का सेंस कहां छोड़ा, यहां पर छोड़ा। सेम उसी तरह जहां ये है, ये प्लूरल है, इसको प्लूरल नहीं किया, बल्कि इसने अपना सेंस इनके आने के बाद जो नाउन होगा उसके ऊपर छोड़ेगा, तो लिहाजा उसने इसको प्लूरल कर दिया। लेकिन मैं यहां पर एक एक्सेप्शन बता दूं, हम इनको प्लूरल कर सकते हैं। कब हम प्लूरल करेंगे? जब इन लफ्जों के बाद ऑफ का लफ्ज आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आई अर्नड हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। अब हंड्रेड्स मैंने क्यों किया? क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, ऑफ का वर्ड जो था वो वहां पर आ चुका है। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच। मैंने इस टुकड़े में कोई जड़ी बूटी नहीं देखी। आई लाफ्ड, में हंसा। वुडंट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहां नहीं उगते? आई वुडंट लेट देम, मैं उनको इजाजत ही नहीं देता, मैं उनको उगने ही नहीं देता। ही सेड, उसने कहा। नाउ दिस इज व्हाट, ये वो चीज है। आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच, ये सबसे साफ किया हुआ टुकड़ा है आई हैव एवर सीन, जो मैंने कहीं देखा। आई ब्रैग्ड, मैंने दोबारा शेखी बकेरी। बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा। वाई यू क्लाइम्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, तुम इस पहाड़ी की चोटी तक क्यों चढ़े? टू क्लियर दिस पैच, इस टुकड़े को साफ करने के लिए। एंड यू डिड ऑल दिस, और ये तुमने सब कुछ किया अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, अपने डॉक्टर के अहकामात के खिलाफ। विच वन, कौन सा ऑर्डर, कौन से अहकामात? ही आस्क्ड, उसने पूछा। लाफिंग, हंसते हुए। बस आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, और कल हम ट्राई करेंगे कि शायद इस लेक्चर को हम एंड कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।